नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। राहुल गांधी ने नोटबंदी को बताया अब तक का सबसे बड़ा घोटाला। संसद में विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप। सरकार का जवाब, चर्चा से भाग रहा है विपक्ष। नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट के केंद्र से 9 सवाल। सहकारी बैंकों में लेन देन पर सरकार से मांगा जवाब। तय सीमा से कम पैसे मिलने की पूछी वजह। सरकार जल्द लाएगी प्लास्टिक करेंसी। कच्चा माल मंगाने की प्रक्रिया शुरू। पहले 10 रुपए के नोट का 5 शहरों में होगा फील्ड ट्रायल। गेहूं पर आयात शुल्क खत्म करने का राज्यसभा में विरोध। विपक्ष का विदेशी कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप। घरेलू कीमतों का हवाला देकर सरकार ने किया बचाव। राकेश अस्थाना को अंतरिम सीबीआई निदेशक बनाने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब। चयन समिति की बैठक न बुलाने पर पूछे सवाल। आर के दत्ता के तबादले पर भी देनी होगी सफाई। और आइए देखते हैं पहली खबर। राज्यसभा में आज गेहूं के आयात शुल्क घटाने का मुद्दा छाया रहा। विपक्षी दलों ने सरकार के इस फैसले को किसान विरोधी बताते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की। हालांकि सरकार ने सदन को भरोसा दिया कि देश में गेहूं का पर्याप्त भंडार मौजूद है। स्थानीय मंडियों में गेहूं की बढ़ती कीमतों को देखते हुए सरकार के मुताबिक ये फैसला लिया गया है और इस मुद्दे पर गतिरोध की वजह से सदन की कार्यवाही बाधित हुई। राज्यसभा में विपक्षी दलों ने गेहूं पर आयात शुल्क खत्म करने का विरोध किया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सीपीएम सांसद सीताराम येचुरी ने नियम 267 के तहत इस मुद्दे पर शून्यकाल स्थगित कर तत्काल चर्चा का नोटिस दिया। उन्होंने कहा कि इस फैसले से देश के किसान प्रभावित होंगे और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लाभ मिलेगा। Which is shameful for the country. लेफ्ट के साथ ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, जेडीयू समेत कई दलों ने सरकार से तत्काल ये फैसला वापस लेने की मांग की। You have reduced the import duty to 0. The farmer has no cash for pesticides. The farmer has no cash for fertilizer, and you are telling the farmer, "Forget you, I am going to import the wheat." ये गंभीर मामला है, इसको वापस करिए और कोई ऐसा संकट नहीं है। अभी संकट जो आप खुद ही कह रहे हैं कि सरकार को इस मामले में किसानों का मामला है, क्यों बाहर के किसान को आप बाहर का वीट लाना चाहते हैं? जो भारत के किसान हैं उनका कोई खरीदने वाला नहीं होगा और ये सरकार किसानों की बात करती है और किसान की हालत ये है कि नोटबंदी की वजह से वो कोई सामान खरीद नहीं पा रहा है, न बीज खरीद पा रहा है, न खाद खरीद पा रहा है। हालांकि उपसभापति ने सीताराम येचुरी का नोटिस खारिज कर दिया। I will explain the delicate difference. Number one, I did not allow the motion to be moved. That is what I said. But I allowed you to speak and raise the matter. After hearing you, I said I am not allowing the motion to be moved, but I also observed that the government may examine it. सरकार ने सदन को भरोसा दिया कि देश में गेहूं की कोई कमी नहीं है और फैसला घरेलू मूल्य को ध्यान में रखकर किया गया है। कंज्यूमर मिनिस्टर के हैसियत से, उपभोक्ता मंत्री के हैसियत से हम कहना चाहते हैं कि जब भी किसी चीज का दाम बढ़ता है अपोजिशन के तरफ से हल्ला होना शुरू हो जाता है। हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में जो गेहूं की कमी नहीं है, लेकिन गेहूं के दाम में कुछ वृद्धि के आसार होने लगे हैं और इसलिए एहतियाती तौर पर कंज्यूमर के दृष्टिकोण से हमने ये फैसला लिया है और ये फैसला कोई परमानेंट नहीं है। विपक्षी दल सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और टीएमसी सांसदों के वेल में आने से सदन की कार्यवाही बाधित हुई। गतिरोध की वजह से पहले शून्यकाल और फिर प्रश्नकाल बाधित हुआ। सदन में गुरुवार को वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इससे जुड़ी अधिसूचना पेश की थी, जो तत्काल प्रभाव से लागू की गई। विशाल दहिया के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और इस मुद्दे पर और बातचीत करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार गार्गी परसाई। गार्गी, स्वागत है आपका। गार्गी, जो रामविलास पासवान ने कहा कि कंज्यूमर के लिहाज से ये
सरकार ने फैसला लिया है। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि ये जो सफाई है ये बेबुनियाद है। आप लंबे अरसे से देखती रही हैं कंज्यूमर गुड्स और इन सब चीज़ों को, कितना दमदार ये तर्क दिख रहा है या कितना कमज़ोर है आपकी नज़र में? तर्क जो है दमदार तो बहुत भारी शब्द हो जाएगा, पर ये बात सही है कि पिछले दिनों में गेहूं के और आटे के दाम दोनों तेज़ी से ऊपर बढ़े हैं। आज गेहूं का जो दाम है वो करीब 22 रुपया है और आटा 30 रुपये के किलो तक जाने की उम्मीद है। तो तेज़ी तो हो रही है इन दोनों प्रोडक्ट्स के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल सरकार के सामने था ही। लेकिन अगर आप पूछें कि ये फ़ैसला क्यों लिया गया है, तो ये इसका एक कारण ये है कि जो इंडस्ट्री है, रोलर फ्लावर मिलर्स हैं, चक्की वाले जो हैं, या जो दूसरी इंडस्ट्री वाले हैं जो आटा वगैरह बनाते हैं, उनको उनकी पर्याप्त मात्रा का गेहूं उन्हें नहीं मिल रहा था। जनरली उनकी कम से कम 60 से 70 लाख टन जो है उनकी रिक्वायरमेंट एक साल की होती है। इस साल उनके पास अभी तक 20-30 लाख टन ही आ पाया है। बाकी वो अपनी ज़रूरत बाहर से पूरा करना चाहते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में आज जो गेहूं का दाम है वो हमारे देश में जो गेहूं का दाम है उससे कम है। कम से कम $100 पर टन जो है दाम अभी कम है। ये भी बात सच है कि जैसे ही भारत इंटरनेशनल मार्केट में उतरता है आयात करने के लिए दाम तेज़ी से बढ़ने लग जाते हैं। आज की तारीख में जो दाम है या जो पीछे इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है प्राइवेट ट्रेड ने, देखिए ये जो ज़ीरो ड्यूटी करा है सरकार नहीं खरीद रही है, सरकार आयात नहीं कर रही है अपनी पीडीएस कर रहे हैं। हाँ, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की रिक्वायरमेंट के लिए सरकार को नहीं जाना पड़ रहा है। जो रामविलास पासवान जी ने आज कहा कि हमारे पास पर्याप्त है, उन्होंने अपने पीडीएस के लिए, जनरली सरकार पीडीएस को ही डिफेंड करती कि हमारे पीडीएस के लिए या हमारी जो रिक्वायरमेंट है फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत, उसके लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा है। ये ज़रूर है कि जितना सरप्लस पहले स्टॉक था उतना सरप्लस नहीं है, स्टॉक कम हुआ है। इसलिए इनकी जो रिक्वायरमेंट है, सरकार ओपन मार्केट सेल स्कीम निकालती है हर साल, जिसका कि ये चक्की वाले और प्राइवेट ट्रेडर्स जो प्राइवेट लोग हैं वो खरीदते हैं गेहूँ। एक रेट तय कर दिया जाता है, उसके वो खरीद के अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। थोड़ा बहुत इंपोर्ट होता था, बल्कि ये जो ड्यूटी थी ये 25% थी सितंबर में। यही मैं पूछना चाह रहा था कि सितंबर में 25% और उसके बाद कम करके 10 की गई थी, यानी 15% की कमी की गई थी। उसके बाद भी सितंबर से दिसंबर के रेट देखें तो लगातार बढ़ते रहे हैं। ये रेट बढ़ते रहे हैं। इसके पीछे एक ये भी कारण बताया जा रहा है कि जो प्रोडक्शन के जो फिगर्स थे पिछले साल के, सरकार का कहना था कि कम से कम 94 मिलियन टन्स जो है प्रोडक्शन हुआ है, एस्टिमेटेड है। लेकिन इंडस्ट्री का कहना है कि करीब 84 टू 86 मिलियन टन्स का प्रोडक्शन रहा है। तो वो जो 6-7-8 मिलियन टन्स की जो कमी आज इंडस्ट्री कह रही है कि 84-86 भी नहीं, 80 मिलियन टन्स, 80 उससे थोड़ा सा कम बता रहे हैं। 80 और 80 मिलियन टन्स के। अब देखिए इंडस्ट्री भी थोड़ा तो अपने हिसाब से भी बताती है चीज़ों को। दे वांट टू जस्टिफाई आल्सो कि जो ज़ीरो ड्यूटी हुई है वो इंडस्ट्री के लिए ही हुई है ना, ताकि इंडस्ट्री उसको आयात करे, कर सके, सस्ते उस पे आयात कर सके और अपनी ज़रूरत पूरी कर सके। लेकिन जो एक आशंका है गार्गी, किस तरीके से आम किसान जो है, क्योंकि जब बाहर से इंपोर्ट होगा जाहिर है वो सस्ता होगा, ओपन मार्केट में अगर आता है तो किसान, क्योंकि सरकारी क्रय केंद्रों के अलावा बाहर भी मार्केट बेचता है, तो क्या उसका नुकसान नहीं होगा उससे? किसान को तो हमेशा ही नुकसान होता है जब बाहर से इंपोर्ट होके कोई चीज़ आती है। सरकार दे रही कि उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क तो पड़ेगा। लेकिन ये है कि इस साल किसान थोड़ा सा डिस्ट्रेस में भी है, क्योंकि गेहूं की बुवाई और जो डीमोनेटाइजेशन हुआ है वहाँ पर भी वो दोनों एक ही साथ आया है। जितनी आपको फर्टिलाइज़र लगाना था उतना नहीं लगा पाए, या जितना आपको इंसेक्टिसाइड डालना था उतना नहीं डाल पाए। दूसरी एक ये बात भी है कि क्योंकि समय से बीज वगैरह उपलब्ध नहीं हुआ किसान को, तो किसान ने जो अपने पास बचा के रखता है गेहूँ उसको ट्रीट करते हैं। सीड को हमेशा ट्रीट करके बोया जाता है, उसको ट्रीट करके उसको बोया है, तो कुछ मात्रा तो वहाँ भी चली गई है, तो वो एक कमी आएगी। और क्योंकि ये बहुत सशक्त सीड नहीं है जो कि होना चाहिए,
तो इसलिए उसकी प्रोडक्टिविटी पे भी असर होगा। जर्मिनेशन जो उसकी है बहुत कम होगी, हाँ। प्रोडक्टिविटी में फर्क पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें भी सरकार के ध्यान में रही होंगी ये डिसीजन लेने के पहले। और तीसरा ये है कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है कि इस बार जो है गर्मी सख्त पड़ेगी, विंटर छोटी होगी और गर्मी सख्त पड़ेगी। अब गेहूं को जो है ठंडक चाहिए रहती है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि हार्वेस्ट के टाइम पे जब गर्मी ज़्यादा हो जाती तो जो बीज जो दाना जो निकलता है कमज़ोर होता है, श्रिवल्ड होता है। बल्कि पिछले दिनों में कुछ वीट ऐसा ख़राब हुआ था श्रिवल्ड दानों के कारण कि कुछ ऑस्ट्रेलियन वीट को बहुत अच्छी क्वालिटी का मानते हैं, उसको लाके वो ब्लेंडिंग करके ये प्राइवेट ट्रेडर्स जो है उसकी ब्लेंडिंग करके उसका आटा या उसके अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं। करके काफ़ी सवाल सरकार कह रही है कि कंज्यूमर के लिहाज से फैसला है 25 से 10% और 10 से 0। अगर अगले 2 या 3 महीनों में कहूँ ये रेट जो है आटे का या गेहूं का यूं ही बढ़ता रहा या फिर नीचे नहीं आया तो सरकार फिर क्या करेगी? नहीं, रेट तो नीचे आना चाहिए क्योंकि इंडस्ट्री 6 से 7 मिलियन टन लेना। लेकिन 15% कम करने के बाद भी रेट कम नहीं हुआ है। नहीं तो नई फसल भी तो आ जाएगी गेहूं की, उसका इम्पैक्ट भी आप कर रही हैं। गेहूं नहीं तो हमारे पास मात्रा तो बढ़ेगी ना। अप्रैल में जो हार्वेस्ट होएगा नया क्रॉप जो है, अभी तो बुआई का सीजन है ना, गेहूं की एक ही फसल आती है और उसी पे हमें पूरा साल निकालना होता है। तो ये जो आपने प्रश्न पूछा उसका यही है कि एक तो इंडस्ट्री की अपनी जो जरूरत है वो पूरी होगी तो वो मार्केट में नहीं जाएगी, किसान के जरिए हो जाएगा जो प्रोडक्शन आएगी। हाँ वही। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। थैंक यू। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछे सवाल। जनता को क्यों नहीं मिल रही नकदी? कॉरपोरेटिव बैंकों पर सरकार का क्या है रोक? देखिए पहली खबर, नोटबंदी पर सरकार से सवाल, रात 8 बजे। नोटबंदी पर सरकार और विपक्ष में बयानबाजी भी तेज हो गई है। राहुल गांधी ने कहा है कि अगर वो संसद में बोलेंगे तो देश में भूचाल आ जाएगा। वहीं सरकार ने कहा कि अगर विपक्ष बोलेगा तो उसे सरकार की बात सुननी भी होगी। Allow me to speak in parliament. You will see what an earthquake is going to come. राहुल गांधी ने कुछ इस अंदाज में सरकार को नोटबंदी पर बहस की चुनौती दी। उन्होंने आरोप लगाया कि ये नरेंद्र मोदी सरकार का सबसे बड़ा घोटाला है। राहुल ने कहा कि वो संसद में बोलना चाहते हैं लेकिन सरकार बाधा डाल रही है। डिमोनेटाइजेशन क्या है, किसको इससे फायदा मिला, किसकी मदद हो रही है, किसका नुकसान हो रहा है और ये क्यों किया गया है, ये मैं आपको बता रहा हूं। हिंदुस्तान का हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है। पूरा का पूरा मैं अंदर बोलूंगा, मोदी जी बैठ नहीं पाएंगे। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि नोटबंदी के खिलाफ विपक्षी दल बोलना चाहते हैं लेकिन सरकार संसद में विपक्ष की आवाज दबा रही है। इस बीच सरकार ने राहुल के आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि गरीब जनता नरेंद्र मोदी के साथ है। आए बहस करें, अपनी बात कहें, हमारा जवाब भी सुने और हमारा जवाब सुनेंगे तो देश के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। गरीब लोग आज इस सरकार के साथ पूरे हैं। उनको मालूम है और विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी आतंकवाद को रोक रहे हैं, माओवाद को रोक रहे हैं, ब्लैक मनी को रोक रहे हैं। नोटबंदी को 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। इसके विरोध में विपक्ष ने गुरुवार को संसद में मौन प्रदर्शन कर काला दिवस मनाया था। वहीं सरकार ने इसे काले धन का समर्थन दिवस बताया था। नोटबंदी के फैसले को पूरा 1 महीना बीत गया और इस मुद्दे पर संसद में चर्चा की राजनीति को लेकर 3 हफ्ते से ज्यादा का वक्त भी जाया हो गया। लेकिन सवाल जब जनता को जवाब देने का आता है तो सरकार और विपक्ष इसका ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि बाकी बचे 3 दिनों में क्या सरकार और विपक्ष कोई बीच का रास्ता निकाल पाते हैं या नहीं। सहयोगी विशाल दहिया और ब्यूरो रिपोर्ट के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। नोटबंदी से लोगों की परेशानी पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से आज 9 सवाल पूछे। इसमें नोटबंदी पॉलिसी की गोपनीयता,
सहकारी बैंकों में लेन देन के बारे में जवाब मांगा गया है। वहीं तय सीमा से कम पैसे मिलने पर भी बुधवार तक सफाई मांगी है। इधर 500 रुपए के पुराने नोटों से रेल, मेट्रो और सरकारी बसों के टिकट आज आधी रात तक ही खरीदे जा सकेंगे। नोटबंदी के मुद्दे पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें कोर्ट ने सरकार से नोटबंदी को लेकर कई सवाल पूछे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है कि क्या नोटबंदी योजना गोपनीय थी। साथ ही सवाल किया कि क्या जिला सहकारी बैंकों को कुछ शर्तों के लिए पुराने नोट जमा करने की इजाजत दी गई है। कोर्ट ने पूछा कि जब खाते से हफ्ते में 24,000 रुपए निकालने की सीमा तय है तो लोगों को पैसा क्यों नहीं मिल रहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 14 दिसंबर को होगी। 47 करोड़ वर्कर, जिसमें 92% इनफॉर्मल और 40% महिलाएं। अब इनको डिजिटल पेमेंट होगा तो इनको मिनिमम वेज मिलेगा कि आप डिजिटल पेमेंट अधिक करिए, और लोग उसकी शुरुआत बहुत प्रभावी रूप से कर चुके हैं। अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट में कहा कि लोगों की दिक्कतों को कम करने के लिए सारे जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इस बीच सरकार कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने में जुटी है। वो लोगों को अधिक से अधिक डिजिटल बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट का सहारा लेने के लिए कह रही है। वहीं लोग नोटबंदी के महीने बाद भी नकदी के लिए जूझ रहे हैं। लोगों में गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कतार में लगे लोगों और पुलिस के बीच झड़प हुई। मुजफ्फरनगर में कैश नहीं मिलने से नाराज लोगों ने बैंक मैनेजर के साथ मारपीट की। वहीं शामली जिले में लाइन में लगे बुजुर्ग की मौत हो गई। बीते एक महीने में कतार में 90 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जहां पर एक और लोग नकदी के लिए परेशान है, वहीं दूसरी ओर जांच एजेंसियों के छापों में बड़ी मात्रा में नए नोट जब्त हो रहे हैं। दिल्ली में आयकर विभाग ने एक्सिस बैंक की चांदनी चौक ब्रांच में 15 फर्जी खातों का खुलासा किया है। इनमें 70 करोड़ रुपए की राशि जमा कराई गई। 8 नवंबर के बाद इस ब्रांच में 450 करोड़ रुपए की राशि जमा की गई। मुंबई क्राइम ब्रांच ने भी आज 2 लोगों को हिरासत में लिया है। उनके पास से 85 लाख के नए नोट बरामद किए हैं। गुजरात के सूरत में पुलिस ने 4 लोगों को 76 लाख के नए नोटों के साथ गिरफ्तार किया है। तो हरियाणा में भी पुलिस ने छापेमारी के दौरान करीब 10 लाख के नए नोट जब्त किए। उधर चेन्नई में कई जगहों पर कल आयकर विभाग के छापों में 106 करोड़ की नकदी मिली। इसमें 10 करोड़ रुपए नए नोट हैं। वहीं 127 किलो सोना जब्त किया गया। उधर हैदराबाद में नोट न मिलने से लोगों ने रोड में जाम लगाया। देश में अब प्लास्टिक करेंसी भी चलेगी। सरकार ने आज लोकसभा में बताया है कि इसे छापने का फैसला लिया गया है। कच्चा माल मंगाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नकली नोटों से निपटने के लिए इसे अहम बताया जा रहा है। साल 2014 में संसद को बताया गया था कि 10 रुपए वाले 1 अरब प्लास्टिक नोट बाजार में आएंगे। फील्ड ट्रायल के रूप में इन्हें कोच्चि, मैसूर, जयपुर, शिमला और भुवनेश्वर में चलाया जाएगा। प्लास्टिक नोटों की औसत आयु 5 साल की होती है और इनकी नकल करना मुश्किल होता है। पहली बार ऐसे नोट ऑस्ट्रेलिया में चलाए गए थे। देखिए, जो फेक करेंसी है उसको रोकना और जो करेंसी हम जारी करते हैं उसको ट्रैकिंग करना, उसकी नंबरिंग और उसको, तो इसमें जो पेपर करेंसी है उससे प्लास्टिक करेंसी में आसान होता है। इसलिए प्रोसेस हमने ऑन कर रखा है। आम आदमी पार्टी के लोकसभा सांसद भगवंत मान को मौजूदा सत्र की बाकी अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया है। संसद भवन वीडियोग्राफी मामले में मान को दोषी मानते हुए उन पर यह कार्रवाई हुई है। इस मामले की जांच कर रही लोकसभा की 9 सदस्यीय समिति ने गुरुवार को सदन को रिपोर्ट सौंपी और मान को शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित करने की सिफारिश की। आज लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने रिपोर्ट पर सदन के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव लेकर आई, जिसे लोकसभा ने स्वीकार किया। रिपोर्ट में कहा गया कि भगवंत मान ने गरिमा के खिलाफ काम करके संसद भवन और उससे जुड़े लोगों की सुरक्षा को खतरे में डाला है। The motion moved by Shri Kirit Somaiya to be adopted. Those in favor में से आए, those against में से नो। I think the ayes have it, the motion is adopted. पश्चिम बंगाल के टोल प्लाजा पर सेना तैनाती मामले पर अब तकरार बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के पत्र पर कड़ी नाराजगी जताई है।
ममता ने कहा कि पर्रिकर को ये नहीं पता कि मुख्यमंत्री को चिट्ठी कैसे लिखी जाती है। मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री के आरोपों को भी सच्चाई से दूर बताया। रक्षा मंत्री ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख उनके बयान पर कड़ी आपत्ति जताई थी। रक्षा मंत्री ने लिखा था कि मुख्यमंत्री के बयान से सेना के मनोबल पर असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में रहने वालों से ऐसे बयानों की उम्मीद नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के अंतरिम निदेशक पद पर राकेश अस्थाना की नियुक्ति पर सवाल खड़े किए हैं। कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर 16 दिसंबर तक जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारी आर.के. दत्ता के कार्यकाल को कम कर गृह मंत्रालय में तबादला करने में उपयुक्त प्रक्रिया का पालन किया गया है। दरअसल आर.के. दत्ता के तबादले के बाद गुजरात कैडर के आईपीएस राकेश अस्थाना को अंतरिम निदेशक की जिम्मेदारी दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के अंतरिम निदेशक पद पर गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना की नियुक्ति पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि क्या नियुक्ति प्रक्रिया का पालन किया गया है। इसके अलावा कोर्ट ने सवाल किया है कि नियमित निदेशक की नियुक्ति के लिए चयन समिति की बैठक क्यों नहीं बुलाई गई। रेगुलर डायरेक्टर के चयन की समिति क्यों नहीं बनाई गई। एक जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर थे सीबीआई में स्पेशल डायरेक्टर आर.के. दत्ता, उनको रातों रात कैसे ट्रांसफ़र कर दिया गया सीबीआई से होम मिनिस्ट्री में, और उसके बाद एक गुजरात के अफसर राकेश अस्थाना को सीबीआई का एक्टिंग डायरेक्टर कैसे बना दिया गया। इस बीच लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के नोटिस से साफ है कि उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी के जरिए सही मसले को उठाया है। दरअसल बुधवार को मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी। इसके जवाब में प्रधानमंत्री कार्यालय ने खड़गे से 16 दिसंबर के बाद चयन समिति की बैठक के लिए सुविधाजनक समय बताने को कहा था। They have also responded. They have asked the date. Today I will send on which date it should be fixed. Let me see. राकेश अस्थाना की नियुक्ति को एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में केंद्र सरकार पर मनमाने तरीके से अस्थाना को निदेशक की जिम्मेदारी देने का आरोप लगाया गया है। याचिका में कहा गया है कि तत्कालीन निदेशक अनिल सिन्हा के रिटायरमेंट से ठीक 2 दिन पहले सीबीआई में दूसरे सबसे बड़े अधिकारी आर.के. दत्ता का तबादला कर दिया गया, जिससे अस्थाना के अस्थायी नियुक्ति का रास्ता साफ हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सीबीआई ने आज वायुसेना के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी को गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे के तहत हुई है। त्यागी के साथ उनके भतीजे संजीव और वकील गौतम खेतान को भी गिरफ्तार किया गया। एसपी त्यागी से इस मामले में लंबी पूछताछ हो चुकी है। ये पहला मौका है जब वायुसेना के किसी पूर्व प्रमुख को गिरफ्तार किया गया है। यूपीए सरकार ने 1 जनवरी 2014 को अगस्ता वेस्टलैंड से सौदा रद्द किया था। सौदे के तहत 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीदे जाने थे। आरोप है कि कंपनी ने 423 करोड़ रुपए की दलाली दी थी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों ने लश्कर तैयबा के 3 आतंकियों को मार गिराया है। ये मुठभेड़ कल शुरू हुई थी। बिजबेहड़ा इलाके में आज सुबह सुरक्षा बलों ने उस घर को विस्फोटक से उड़ा दिया था जिसमें आतंकी छिपे थे। घर के मलबे से आतंकियों के शव बरामद हुए हैं। सुरक्षा बलों ने बुधवार शाम इलाके की घेराबंदी की थी। कल आतंकियों के साथ गोलीबारी में एक जवान घायल हुआ था। दक्षिण कोरिया की संसद ने राष्ट्रपति पार्क गुन-हे के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। अब उनके सभी अधिकार प्रधानमंत्री को मिल जाएंगे। महाभियोग का प्रस्ताव संवैधानिक कोर्ट में जाएगा और वहां से मंजूरी मिलने के बाद पार्क गुन-हे को राष्ट्रपति पद छोड़ना होगा। राष्ट्रपति पर अपनी एक दोस्त चोई सुन-सिल को फायदा पहुंचाने के आरोप हैं। महाभियोग प्रस्ताव में राष्ट्रपति पर सत्ता के दुरुपयोग से लेकर घूसखोरी के आरोप हैं। पार्क गुन की दोस्त के खिलाफ आरोपों की जांच करने वाली एजेंसी ने राष्ट्रपति को भी संदिग्ध माना और इसके बाद हजारों नागरिकों ने राष्ट्रपति का इस्तीफा मांगते हुए प्रदर्शन किया था। तो खबरों के इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।